हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मूवी बहुत ही खूबसूरत है मगर उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। कहानी 1997 की है, जब काफी कोरियन कंपनियां प्रॉफिट में होने के बावजूद काफी कर्जे में डूबी हुई थी। उसी में से एक थी गुग्बो लिकर्स, जो बैंकरप्ट होने के कगार पे थी। उसका सोजू वाइन का ब्रांड कोरियन का फेवरेट था, तो कोई भी नहीं चाहता था कंपनी दिवालिया हो जाए। चोई अमेरिका का हाई रैंक एमबीए है। वो न्यूयॉर्क की फाइनेंस कंसल्टिंग कंपनी सॉल्क्विन में स्ट्रेटेजी मैनेजर है। चोई के पास कुछ आइडियाज है जिसमें सॉल्क्विन इंटरेस्टेड है। कंपनी का डायरेक्टर मार्क चोई को टॉप मैनेजमेंट के सामने खड़ा कर देता है। चोई जानता है यही वो अपॉर्चुनिटी है जो उसकी लाइफ बना सकती है। चोई मैनेजमेंट को बताता है कि कोरिया में काफी कंपनीज बैंकरप्ट होने की कगार पे है, मगर उसमें से गुग्बो खास है। दुनिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल कोरिया में पिया जाता है और गुग्बो का सोजू ब्रांड उसमें बेस्ट है, मगर कंपनी फाइनेंस को लेके मुसीबत में है। दरअसल गुग्बो पे मुसीबतों का पहाड़ उसके चेयरमैन मैको की वजह से गिर पड़ा है। उसने गुग्बो को एक्सपेंशन करने के नाम पे हद से ज्यादा लोन लेके रखा है, जो चुकाना अब कंपनी के लिए मुश्किल बन गया है। और इसी गुग्बो को टेक ओवर करने का प्लान सॉल्किन को बनाना है। कंपनी को 8 बिलियन वोन चुकाने हैं। ऐसे वक्त में पॉलिटिशियन ने भी गुग्बो को बचाने के लिए हाथ झटक लिए हैं। वही पॉलिटिशियंस जिनके इलेक्शन के लिए मैको ने पानी की तरह पैसा बहाया था। गुग्बो का फाइनेंस हेड है बोनी, जिस पर मैको को काफी भरोसा है। न्यूज मीडिया ने गुग्बो के इस हालत का तमाशा बना के रखा है। मैको अपने डायरेक्टर से कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, हम इतनी आसानी से नहीं डूबेंगे। हमारा सोजू ब्रांड टॉप पे है। कंपनी की इस सिचुएशन को लेके मैको ने मियोंग लॉ फर्म को उनके लीगल एडवाइजर की तौर पे अपॉइंट किया है। मियोंग का हेड कोशी वैसे लालची इंसान है। कोशी अदालत में मैको के फेवर में फैसला दिलाता है, जिससे गुग्बो का कंट्रोल मैको के पास ही रह जाता है। कोशी मैको से कहता है, लोन को चुकाने के लिए हम कोर्ट से 5 साल का वक्त मांग लेंगे। इन 5 सालों में तुम ही कंपनी के चेयरमैन रहोगे। इन 5 सालों में हमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होगा। मैको पूछता है कि 5 साल बाद भी अगर हम लोन ना चुका सके तो? कोशी कहता है, फिर क्रेडिटर्स कंपनी के खिलाफ बैंकरप्सी की केस फाइल करेंगे। कोशी मैको को सजेस्ट करता है कि लोन मैटर में हेल्प के लिए किसी प्रोफेशनल कंसल्टिंग फर्म को अपॉइंट किया जा सकता है। उनके पास लोन चुकाने की काफी आइडियाज होती है। तो अब ऐसे फर्म को खोजने का काम मैको कोशी पे छोड़ता है। यहाँ चोई कोरिया पहुंचता है, जहाँ सॉल्किन का हांगकांग हेड गॉर्डन उसे वेलकम करता है। चोई कोरियन मेंटेलिटी से वाकिफ है। गॉर्डन चोई से पूछता है, इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी कोई कंपनी बैंकरप्सी पे कैसे आ सकती है? चोई कहता है, ये सिर्फ कोरिया में ही हो सकता है। गॉर्डन चोई से कहता है, गुग्बो का कर्जा हैंडल करने का काम हमें मिला है। हम लोन मामले में उन्हें कंसल्ट कर रहे हैं। ये काम सॉल्विन को मियोंग फर्म की तरफ से मिला है। गॉर्डन चोई से कहता है, मैंने तुम्हें गुग्बो तक पहुंचाया है, अब आगे की स्ट्रेटेजी तुम्हें प्लान करनी है। एक बड़ी अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म उन्हें मदद करने के लिए तैयार हुई है। इस बात से मैको और बोनी दोनों खुश होते हैं। मैको बोनी से कहता है, ये बात प्रेस में दे दो कि सॉल्क्विन लोन चुकाने के मामले में हमें गाइडेंस करेगी। चोई मैको से कहता है, आपकी 20 सब्सिडियरी कंपनी में से 12 कंपनीज हम बेच देंगे और जो बाकी छोटी कंपनीज है उन्हें बैंकरप्ट डिक्लेयर करेंगे। कंपनी का 8 मिलियन का कर्जा 5 साल में चुकाने के लिए ट्रिलियन वोन लगेंगे। मैको चोई से कहता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम गुग्बो का इंटरनल फाइनेंशियल डेटा तुम्हें दे देंगे। मैको की इस बात पे बोनी टेंशन में आता है कि एक अनजान फॉरेन फर्म को कंपनी के सब सीक्रेट कैसे बताए। चोई उनसे कहता है, बिना डेटा के हम प्लानिंग नहीं कर सकते। हम गुग्बो के सीक्रेट्स भी मेंटेन करेंगे और उसे डूबने से भी बचाएंगे। चोई मैको की नस पकड़ के उससे कहता है, गुग्बो पे हमेशा तुम्हारा ही कंट्रोल रहेगा। अब जैसे ही गुग्बो का पूरा फाइनेंशियल डेटा हाथ लगता है, चोई अपना जाल बुनना शुरू करता है। वो गॉर्डन और उसकी टीम से कहता है, हम स्टोन इन्वेस्टमेंट नाम की एक नई कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे। ये कंपनी 5 साल तक गुग्बो के शेयर्स खरीदती रहेगी। $100 मिलियन में हम उनके 30% शेयर खरीदेंगे। मगर इतनी छोटी अमाउंट में गुग्बो जैसी बड़ी कंपनी पे कब्जा करना कैसे पॉसिबल होगा? चोई कहता है, हम गुग्बो के शेयर्स की प्राइस गिराएंगे। हमारा टारगेट होगा 10% की कीमत पे शेयर्स को खरीदना। हम मार्केट में ऐसी हलचल पैदा करेंगे जिससे गुग्बो के शेयर्स की कीमतें गिरती जाएगी। अब मैको की मीटिंग में चोई उसे सलाह देता है कि कोरिया के बाहर गुग्बो की जो सब्सिडियरी कंपनीज है, जैसे जापान गुग्बो लिकर्स, उनके काफी शेयर्स बेच के बड़ी अमाउंट खड़ी की जा सकती है। मीटिंग के बाद बोनी चोई को ऑफर देता है कि वो उसके साथ फैक्ट्री की टूर करे। चोई गॉर्डन से कहता है कि पहले बोनी को बॉटल में उतारना होगा, जो बहुत आसान काम है। टूर के दरमियान बोनी चोई को
उनकी नई लिकर टेस्ट करवाता है जिसका नाम टॉप सुजू है। चोई चख के बताता है कि इसका टेस्ट फ्रेश और स्मूथ है। वो सुन के सब खुश होते हैं। रात को सोजू का स्वाद लेते लेते बोनी चोई से कहता है कि वो सॉल्किन को उनका कंसल्टेंट नहीं बल्कि उनका पार्टनर मानते हैं जो मुसीबत में उनकी मदद करने खड़ा हुआ है। चोई उससे कहता है तुम इतने इमोशनल क्यों होते हो? लव योर जॉब नॉट अ कंपनी। बोनी कहता है कंपनी से प्यार करता हूँ इसीलिए मुझे जॉब पसंद है। चोई बोनी से कहता है तुम्हें देख के मुझे मेरे डैडी की याद आ गई। वो भी अपनी कंपनी से बहुत प्यार करते थे। हड़ताल में उनकी जॉब चली गई और उसी शौक में उनकी जान चली गई। अब वो बोनी से कहता है मैं गुग्बो को अपनी कंपनी समझूंगा। बेचारा बोनी उसकी बात का मतलब न समझकर खुश होता है। अब काम के बहाने चोई और बोनी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। मगर चोई के लिए दोस्ती नहीं, उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। यहाँ कोर्ट गुग्बो की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और लोन चुकाने के लिए कंपनी को 5 साल का वक्त देती है। इन 5 सालों में मैको ही कंपनी को कंट्रोल करेगा। इस सब के बावजूद गुग्बो का प्रॉफिट 20% बढ़ जाता है। फिर भी मैको कंपनी के वर्कर्स की सैलरी में 20% की कटौती करने का फैसला लेता है, जो बात बोनी को पसंद नहीं आती। मैको को चिंता सता रही है 5 साल बाद क्या होगा। क्या वो चेयरमैन बना रहेगा या कंपनी बेची जाएगी? ये कंपनी मैको के ग्रैंडफादर ने बनाई थी, इसलिए वो इस कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। अब चोई गुग्बो के क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाना शुरू करता है। क्रेडिटर यानी लेनदार जिन्होंने गुग्बो को लोन दिया है। चोई जानता है जब कंपनी फाइनेंस क्राइसिस में चली जाती है तो शेयर होल्डर उसके मालिक बन जाते हैं। तभी वो गुग्बो के नए ब्रांड की एड देखता है जिसमें उसका ही स्लोगन इस्तेमाल किया गया है, फ्रेश एंड स्मूथ। दूसरी ओर मैको चोरी छुपे एक नई कंपनी खोलने जा रहा है जिसका ओनर वो बोनी को बनाना चाहता है ताकि किसी को शक ना हो। इस नई कंपनी का नाम होगा नोबेल इन्वेस्टमेंट। गुग्बो के शेयर्स गिरवी रख के वो इस कंपनी के लिए 20 बिलियन वोन खड़ा करेगा और ये कंपनी इस 20 बिलियन से गुग्बो के ही शेयर्स खरीदी करेगी। मैको गुग्बो के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स अपने कब्जे में रखना चाहता है। बोनी जानता है ये फ्रॉड है। वो चाहता है कि उन 20 बिलियन से कंपनी का लोन चुकाया जाए। तो अब मैको इमोशनल कार्ड खेलता है। वो बोनी से कहता है मेरे फादर ने तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के पैसे दिए थे जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अब तुम मेरी मदद करके मेरी जान बचाओ। शेयर्स की कीमतें कम है, तब तक हमें उसका फायदा उठा के उन्हें खरीद लेना चाहिए। मैको बोनी को 300 मिलियन के शेयर्स खरीदने बोलता है। तो दूसरी ओर सॉल्किन भी जापान गुग्बो के शेयर्स खरीदने में लग जाती है। चोई अपने असिस्टेंट डोजो से कहता है तुम्हें भी तुम्हारी पोर्शे बेच के गुग्बो के शेयर्स खरीदने चाहिए, आगे जाके काफी फायदा होगा। रात को शराब पीते हुए चोई बोनी से कहता है तुम जो करने वाले होते हो वो मुंह से बकते रहते हो, इसलिए तुम लूजर हो। बोनी कहता है मेरा दिल साफ है इसलिए मैं बकबक करता हूँ। जो मेरे दिल में है वो मेरी जबान पे है। तभी न्यूज आती है कि गुग्बो का चेयरमैन मैको गोल्फ पे इल्लीगल बेटिंग खेलता रहता है। कंपनी कर्जे में है और ओनर कंपनी के पैसे पे अय्याशी कर रहा है जिससे बोनी डिप्रेस होता है। दूसरे दिन वर्कर्स कंपनी के सामने प्रोटेस्ट शुरू करते हैं कि चेयरमैन वर्कर्स की सैलरी कट करके खुद पैसे उड़ा रहा है। वो मैको को चेयरमैन के पद से हटाने की मांग करते हैं मगर मैको को उनकी फिक्र नहीं। उन दुखी वर्कर्स को बोनी समझाने में लग जाता है। मैको चोई से कहता है बोनी बेवकूफ है जो इन छोटे लोगों की मुंह लग रहा है। चोई सोचता है अय्याश चेयरमैन और बेवकूफ फाइनेंस डायरेक्टर दोनों मिलके कंपनी को जरूर डुबो देंगे। दूसरे दिन चोई हांगकांग जाने निकलता है तो बोनी एयरपोर्ट पे उसे मिलने आता है। वो चोई से कहता है तुम यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। चोई कहता है क्या खाक अच्छा लगा? मैंने तुम्हारी कई कंपनियां बेच दी है। बोनी कहता है हाँ, मगर गुग्बो को बचाने के लिए। उसकी जेन्युइन बातें सुन के चोई अंदर से गिल्टी फील करता है। अब 5 साल गुजरते हैं। 2003 का साल आता है। मैको अपनी अय्याशी में लगा है। लोन चुकाने की तारीख टल चुकी है। गुग्बो की जापानीज कंपनी ओसाका बियर नाम की कंपनी को बेचने का फैसला लिया गया है। उससे आए हुए पैसे से लोन चुकाया जाएगा मगर ओसाका बियर ने ये डील होल्ड पे रखा है। लोन चुकाने के लिए गुग्बो को 3 दिन का एक्सटेंशन मिला है। जापान में डील फाइनल करने बैठा बोनी टेंशन में है। तभी ओसाका बियर की मैनेजमेंट मीटिंग बुला के बोनी से कहती है कि वो गुग्बो को नहीं बल्कि शिंजो लीकर नाम की दूसरी कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। चोई जानता है अगर जापान गुग्बो बेची नहीं गई तो कोरियन पेरेंट कंपनी लोन नहीं चुका पाएगी, फिर उसकी बैंकरप्सी डिक्लेयर होगी और सॉल्किन खरीदे हुए उनके शेयर्स के जोर पे उस पे कब्जा करेगी। तो शिंजो कंपनी का कार्ड भी सॉल्किन ने ही खेला था। मगर तभी खबर आती है कि शिंजो ने अपनी प्राइस 30% बढ़ाई है। गुस्सा होके ओसाका वाले फिर से गुग्बो को खरीदने का फैसला करते हैं। अब जब ओसाका और गुग्बो के बीच सेल्स डीड साइन होने जा रही होती है कि तभी मैसेज आता है कि हांगकांग के स्टोन इन्वेस्टमेंट ने गुग्बो पे केस फाइल की है कि वो जापान की गुग्बो लेकर उनके कंसेंट के बगैर नहीं बेच सकते।
क्योंकि स्टोन के पास जापान गुग्बो के 30% से भी ज्यादा शेयर है। ओसाका वाले गुस्से से डील कैंसिल करते हैं। जिस कंपनी पे ओनरशिप को लेके केस चल रही हो उसे कौन खरीदेगा। तभी बोनी को पता चलता है कि स्टोन इन्वेस्टमेंट किसी और की नहीं बल्कि सॉल्किन की ही है। दोस्ती का हाथ बढ़ा के सॉल्किन ने पीठ में छुरा भोंका था। इस बात का पता जब मैको को चलता है तो वो बोनी पे बहुत गुस्सा होता है। वो बोनी से कहता है और करो दोस्ती उस चोई से। सॉल्किन के कहने पे कोरियन गुग्बो ने जापान गुग्बो के जो शेयर्स बॉटम प्राइस में बेचे थे वो सॉल्किन की स्टोन इन्वेस्टमेंट ने खरीदे थे। मैको समझ नहीं पा रहा अब सॉल्किन उन पे केस करके हासिल क्या करना चाहती है। क्या वो उसे हटा के गुग्बो के मैनेजमेंट पे कंट्रोल पाना चाहती है। इस सोच से उसे पसीने छूटते हैं। चोई ने स्मूथली गला काटा था। चोई बोनी से मिलके उससे कहता है गुग्बो 1.7 ट्रिलियन का लोन चुकता करने में फेल हो चुकी है। जिसे गुग्बो ने बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए अपॉइंट किया था उसी सॉल्किन ने गुग्बो के बैंकरप्सी के लिए केस दायर की है। बोनी उससे कहता है गले में दोस्ती का हाथ डाल के तुम गला दबा सकते हो ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कंपनी के सब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मैंने तुम्हें दिए और तुमने उसी का फायदा उठा के चाल चली। चोई कहता है स्टोन इन्वेस्टमेंट ने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और सॉल्किन ने स्टोन के। इसे एडवांस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बोलते हैं। चलो इस बहाने तुम्हें लेसन तो मिला। डोंट लव योर कंपनी। बोनी कहता है हमारी भाषा में इसे विश्वासघात कहते हैं। आज जो हथियार तुमने मुझ पे चलाया है देखना कल वही हथियार तुम पे चलेगा। मैं गुग्बो को नीलाम नहीं होने दूंगा। मिशन की कामयाबी को सॉल्किन सेलिब्रेट करती है। गॉर्डन इस कामयाबी का श्रेय चोई को देता है। चोई जानता है अब गुग्बो के साथ कोर्ट की लड़ाई शुरू होगी। दूसरी ओर कोशी मैको से कहता है सॉल्किन क्रेडिटरों से यही चाहेगा कि वो गुग्बो की बैंकरप्सी के फेवर में अपना फैसला दे। तो अब बैंकरप्सी चाहने वाले और इसे विरोध करने वाले इन दो ग्रुप में लड़ाई चलेगी। जिनकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उनके फेवर में कोर्ट फैसला सुनाएगी। मैको चाहता है कि सॉल्किन की इस बात पे केस की जाए कि उन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हासिल करके गद्दारी की। कोशी कहता है इसका कोई सबूत नहीं। गुग्बो के शेयर्स स्टोन ने खरीदे हैं सॉल्किन ने नहीं। गुग्बो लोन चुकाने में फेल हो चुकी है यही सच्चाई है। मैको इस बात पे गुस्सा है कि गुग्बो को चोई ने 5 साल तक पपेट बना के रखा और बेवकूफ बोनी को पता तक नहीं चला। तोशी कहता है सोजू कोरिया की सबसे ज्यादा सेलिंग ब्रांड है तो गुग्बो की बैंकरप्सी कोई नहीं चाहेगा। मैको बोनी से कहता है कि वो नोबेल इन्वेस्टमेंट के जरिए गुग्बो के 10 बिलियन वोन के शेयर्स खरीदे। अब मैको और बोनी सेव गुग्बो कैंपेन शुरू करते हैं। तो दूसरी ओर चोई ग्लोबल बैंक से मीटिंग करके उन्हें कहता है कि वो गुग्बो के मैनेजमेंट को टेक ओवर करने में उनका साथ दे। ये ग्लोबल बैंक उन्हीं में से एक है जिनका ट्रिलियन वोन का लोन गुग्बो को चुकाना है। चोई बाकी क्रेडिटर से कहता है कि मैको जैसे अय्याश चेयरमैन की वजह से गुग्बो जैसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी खतरे में आ गई है। तो बोनी क्रेडिटर से कहता है कि सॉल्किन ने खुद जापान गुग्बो को बेचने की सलाह हमें दी थी और बाद में उसे बेचने में रुकावट डाली। वो दूसरी कंपनी बना के उसके जरिए जापान गुग्बो के शेयर्स बॉटम प्राइस में खरीदते रहे। ये फ्रॉड है। 39% क्रेडिटर्स चाहते हैं कि कंपनी को बैंकरप्ट घोषित किया जाए तो 61% क्रेडिटर्स चाहते हैं कि गुग्बो को उभरने का चांस देना चाहिए। इस कश्मकश में रात को डिनर के वक्त चोई का असिस्टेंट डोजो उससे कहता है इस मिशन के बाद तुम्हें बोनस भी मिलेगा और कोरियन ब्रांच का हेड भी तुम्हें बनाया जाएगा। चोई गॉर्डन से कहता है कि मैको कंपनी का काफी पैसा पॉलिटिशियंस को उनके इलेक्शन के लिए देता रहता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इस बात पे हम उसका अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। मैको के अरेस्ट होते ही बचे हुए क्रेडिटरों का हौसला भी टूट जाएगा। डोजो कहता है उन बाकी क्रेडिटरों की लिस्ट हासिल करने के लिए हमें गुग्बो की लॉ फर्म मियोंग को अपनी साइड करना होगा। गॉर्डन को डोजो का सजेशन पसंद आता है। चोई कहता है ये इलीगल है। गॉर्डन कहता है अगर जीतना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी। तो अब गॉर्डन कोशी से मीटिंग करता है। सॉल्किन जैसी इंटरनेशनल कंपनी हाथ मिलाना चाहती है। इस बात से कोशी इंप्रेस होता है। चोई कोशी से कहता है ये लीगली पॉसिबल नहीं। कोशी कहता है इसके लिए कानून को तोड़ने की जरूरत नहीं, हम कानून को थोड़ा मरोड़ देंगे। कोशी कहता है कोर्ट में हमारे बदले हमारी ही एक पपेट लॉ फर्म गुग्बो की केस लड़ेगी। इन शॉर्ट दोनों साइड से केस सॉल्किन ही लड़ेगा। चोई कहता है मगर ये गद्दारी है। कोशी चोई से कहता है तुमने भी तो गुग्बो के साथ यही किया था। हम कुछ भी करें जो फैसला करना है वो तो कोर्ट करेगी। हम गुग्बो को इनडायरेक्टली बैंकरप्सी के तरफ धकेलेंगे और उसे तुम्हारे पॉकेट में डाल देंगे। अब कोर्ट में केस शुरू होता है। गुग्बो का वकील कहता है कि गुग्बो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसे चांस मिलना चाहिए, वरना ना सिर्फ कंपनी पे बल्कि उसमें काम करने वाले वर्कर्स पे भी उसका असर होगा। गुग्बो की इतने साल की मेहनत जाया जाएगी। सॉल्किन की वकील कहती है गुग्बो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है
क्रेडिटर्स और वर्कर्स सब उसे उभारना चाहते हैं, मगर वो तभी पॉसिबल है जब अभी की मैनेजमेंट को हटा के नई मैनेजमेंट लाई जाए, और इसके लिए बैंकरप्सी जरूरी है। गुग्बो का चेयरमैन अय्याश और गबन करने वाला इंसान है। प्रॉफिट कमा के भी वो उसे वर्कर्स तक नहीं पहुंचाता। चेयरमैन सब खा जाता है। मैको के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी की गई है। सुनने में आया है वो कंपनी के पैसे से ही कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगा है। वो सुन के कोर्ट में बैठा मैको उठ के बाहर चला जाता है। अब मैको बोनी पे गुस्सा होता है, क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या तो बोनी जानता था या मियोंग लॉ फर्म। गद्दारी या तो बोनी ने की है या उस कोशी ने। वो बोनी को धमकाता है कि वो सबूत हासिल करके मियोंग को कोर्ट में घसीटे, और अगर वो ये नहीं कर सकता तो कल से ऑफिस में ना आए। दूर खड़ा चोई ये सब देखता है। बोनी जान जाता है कि कोशी ने ही सोल्किन के लॉयर को ये इन्फॉर्मेशन दी होगी, मगर उसके पास सबूत नहीं। तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर टेबल पे रख के डिप्रेस मूड में ऑफिस के बाहर निकलता है। वो चोई को कॉल लगा के कहता है बैंकरप्सी से कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स अपनी जॉब गवा देंगे। कम से कम उनकी तो सोचो, क्योंकि कंपनी को टेक ओवर करके तुम लोग उसे चला नहीं पाओगे, उसे टुकड़ों में बेच के खत्म कर दोगे। चोई उससे कहता है पैसा कमाने का हक सभी को है, जिस पर बोनी उससे कहता है इसे पैसा कमाना नहीं मर्डर कहते हैं। जो तुमने किया है उसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में शांति से बैठ के सोचना। दूसरे दिन सुबह चोई न्यूज में देखता है कि बोनी ने फैक्ट्री की छत से कूद के सुसाइड करने की कोशिश की, जिससे वो काफी शॉक होता है। या सोल्किन की मैनेजमेंट गुग्बो को बेचने की प्लानिंग करने में लगती है। सबका यही मानना है कि गुग्बो सोने की चिड़िया है। चोई उनसे कहता है कि अगर गुग्बो को $2 बिलियन में बेचा जाए तो हमें 600% प्रॉफिट होगा। मार्क गुग्बो को 3 बिलियन में बेचने का फैसला करता है। मार्क चोई से कहता है बोनस के साथ तुम्हें सोल्किन की कोरियन ब्रांच का हेड बनाया जाएगा। गॉर्डन सबसे कहता है ये लड़का कुछ ही सालों में कोरिया की सभी बड़ी कंपनीज को बेच देगा। मगर चोई अपनी तरक्की से खुश नहीं। उसकी वजह से उसके दोस्त ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। यह हॉस्पिटल में डॉक्टर मैको से कहते हैं कि बोनी की ग्लूकोमा सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना वो अंधा होने का डर है। मैको बोनी से कहता है अगर तुम मर जाते तो नोबेल इन्वेस्टमेंट का क्या होता, जिसमें गुग्बो के 300 मिलियन के शेयर्स है। बोनी समझ जाता है उसके बॉस को उसकी नहीं अपने पैसे की पड़ी है। बोनी उससे एक ही बात कहता है अगर हम केस जीत जाए तो किसी भी वर्कर को जॉब से मत निकालना। यहाँ अभी भी 50% क्रेडिटर्स बैंकरप्सी के खिलाफ है। अब चोई बोनी को कॉल करके कहता है जल्दी ही तुम्हें इसके सबूत मिलेंगे कि मियोंग ने गुग्बो के क्रेडिटरों की लिस्ट सोल्किन के लॉयर को दी थी। उस सबूत को कोर्ट में पेश करना। अब चोई बखूबी से बैंकरप्सी के फेवर वाले क्रेडिटर्स की लिस्ट सोल्किन के लॉयर से चोरी करके उसे मियोंग की फर्म के फैक्स मशीन से सोल्किन के लॉयर को फैक्स करता है, जिससे ऐसा लगे मियोंग मुग्बो का कॉन्फिडेंशियल डेटा सोल्किन के लॉयर को देता है। रात को कोशी चोई से कहता है तुम सोल्किन के कोरियन ब्रांच के हेड बनने के बाद हमारी फर्म तुम्हारे लीगल मैटर्स हैंडल करेगी। चोई कहता है गुग्बो से तुमने की हुई गद्दारी को देखने के बाद मुझे नहीं लगता हम तुम्हें अपना लॉयर बनाएंगे। कोशी उससे कहता है गद्दारी तो तुमने भी की है। जब पैसे की बात आती है तो लोग गद्दारी को भूल जाते हैं। बिजनेस में ऑनेस्टी काम नहीं आती, यही बिजनेस के एथिक्स है। अब दूसरे दिन कोर्ट में गुग्बो का वकील चोई ने फैक्स की हुई लिस्ट पेश करता है। वो कोर्ट से कहता है कि ये लिस्ट मियोंग के नंबर से सोल्किन के लॉयर को फैक्स की गई है, जिस पर दोनों का फैक्स नंबर है। इन्हीं क्रेडिटर्स की लिस्ट के बलबूते पे इन क्रेडिटरों से मिलके सोल्किन उन्हें अपनी तरफ खींच रही है और अपना केस मजबूत कर रही है, जिससे गुग्बो का केस कमजोर होते जा रहा है। शाम को चोई बोनी के घर जाके उससे मिलता है। वो उससे पूछता है तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। बोनी कहता है मैं अपने जॉब के प्रति इतना डेडिकेटेड रहा कि इस चक्कर में मेरी फैमिली भी मुझे छोड़ के चली गई, और आज उसी जॉब में मैं फेल हो गया हूँ। अगर ये जॉब भी चला जाए तो क्या रहेगा मेरी जिंदगी में। चोई उससे पूछता है तुम जॉब को लेके इतने इमोशनल क्यों होते हो। जॉब पैसे कमाने के लिए होता है, प्यार करने के लिए नहीं। कल जब मैं सोल्किन के कोरियन ब्रांच का हेड बन जाऊंगा तो तुम्हें वहाँ अच्छी पोस्ट दूंगा, चिंता मत करो। बोनी कहता है मेरी वफादारी को देख के तुम मुझे जॉब ऑफर कर रहे हो, मगर तुम्हारी गंदी सोच को देख के मैं तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। चोई उससे कहता है पैसे के खिलाफ जाके कोई इंसान नहीं जीत सकता। अब चोई बोनी को एक फोटो देता है जिसमें चोई के साथ हाईकोर्ट का जज जुंगमिन और मियोंग का हेड कोशी दिखाई दे रहे हैं। चोई बोनी से कहता है अगर ये फोटो लीक हुआ तो लोगों को पता चलेगा हाईकोर्ट का जज भी सोल्किन से मिला हुआ है, मगर ये फोटो लीक हुआ तो मैं शक के घेरे में आ जाऊंगा। इस फोटो को जज जुंगमिन को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना, ना कि कोर्ट में पेश करने के लिए। तभी न्यूज आती है 15 बिलियन का गबन करने के चक्कर में मैको को अरेस्ट किया गया है। बोनी जेल जाके मैको को चोई ने दिया हुआ फोटो दिखाता है। मैको बोनी की बिना कुछ सुने
उसे अपने वकील को देने का फैसला करता है। दूसरे दिन कोर्ट में फोटो को पेश करके जज पे ही सवाल उठाया जाता है। जहाँ जज ही मिला हुआ है वहाँ केस का क्या। जुंगमिन को केस से हटाया जाता है। गॉर्डन समझ जाता है ये काम चोई का है। वो चोई से पूछता है आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। चोई गॉर्डन को सफाई देते हुए कहता है हमने मैको को अरेस्ट करवाया तो मीडिया को ऐसा नहीं लगना चाहिए केस को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये चाल चली। गॉर्डन कहता है जज से दुश्मनी महंगी पड़ेगी, वो पॉलिटिशियन का खास है। अब दूसरे जज को अपॉइंट किया जाता है। वो लेडी फैसला सुनाती है कि मोहलत देने के बावजूद गुग्बो अपना कर्ज चुकाने में नाकामयाब रही है, इसलिए उसे बैंकक्रप्ट डिक्लेयर किया जाता है। फैसले से गुग्बो के एम्प्लॉय गुस्सा होते हैं तो बोनी दुखी। फैसले के बाद चोई बोनी से कहता है कंपनी पैसे कमाने की जगह होती है, दिल लगाने की नहीं। कंपनी डूबी है, तुम नहीं। रात को सोल्किन की पार्टी में गॉर्डन इस जीत का क्रेडिट चोई को न देते हुए कोशी को देता है, जिससे चोई शौक होता है। कोशी सबसे कहता है कि गुग्बो को अच्छी कीमत पे बेचने का काम उनकी फर्म को दिया गया है तो वो सोल्किन को बहुत पैसे कमा के देंगे। तभी जज जुंगमिन चोई को अरेस्ट करता है। गबन और जज को बदनाम करने का आरोप उस पर रखा गया है। चोई जान जाता है ये गॉर्डन का काम है। दूसरे दिन गॉर्डन जेल जाके चोई से मिलता है। वो चोई से कहता है मैंने तुम्हें नहीं अरेस्ट करवाया, जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाना जुर्म है। इस मुद्दे पे अगर सोल्किन चाहे तो तुम पे केस कर सकती है, जिसके फाइन के पैसे तुम जिंदगी भर नहीं चुका पाओगे। दोस्ती के नाम पे तुमने कंपनी को दाव पे लगाया, इसके बावजूद कंपनी तुम्हें माफ करती है और तुम्हें बोनस दे रही है, मगर जॉब नहीं। उस जज से दुश्मनी लेके तुमने गलत किया जो अगला मेयर बनने वाला है। 3 महीने में तुम छूट जाओगे। तुम्हारी बदकिस्मती है तुमने ऐसे रिश्वतखोर देश में जन्म लिया जहाँ पैसे मायने रखता है, ईमानदारी या दोस्ती नहीं। दूसरी ओर बोनी मैको को जेल में जाके कहता है कि 300 बिलियन वोन के गुग्बो कंपनी के शेयर्स उसकी उस नोबेल इन्वेस्टमेंट के पास है जिसका ओनर मैको ने बोनी को बनाया था। गुग्बो के शेयर्स की प्राइस अब मार्केट में बढ़ चुकी है तो अब उनके शेयर्स की प्राइस भी 300 से बढ़कर 700 बिलियन हो गई है। मैको बोनी से कहता है भले गुग्बो का कंट्रोल मेरे हाथ से चला गया हो मगर 700 बिलियन तो मेरे पास है। बोनी उससे कहता है तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास। नोबेल का ओनर मैं हूँ, तुम नहीं। तुम्हारी अय्याशी ने एक बड़ी कंपनी को डुबो दिया, अब इस पैसे से मैं नई कंपनी खड़ी करूंगा। तुम जेल में सड़ते रहना। तुम्हारी गलतियों से मैंने सीख ली है, बिजनेस में किसी पे भी कभी विश्वास मत करो। यहाँ गुग्बो का सौदा करके आया डोजो गॉर्डन को बताता है कि गुग्बो को 3.4 बिलियन डॉलर्स में बेच दिया गया है। यहाँ पता चलता है कि वो डोजो ही था जिसने जज जुंगमिन को चोई के खिलाफ सबूत दिए थे। अब 2 साल गुजरते हैं। मिले हुए 700 बिलियन वोन से बोनी ने अपनी खुद की सोजू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली है जिसका नाम उसने नोबेल स्पिरिट रखा है, जिसमें उसके साथ उसके वो पुराने सभी साथी काम करते हैं। तभी उसे मिलने चोई आता है। बोनी उसे अपनी फैक्ट्री में बनी सोजू पिलाता है। चोई कहता है ये स्मूथ और सिल्की है, जो कंपनी का स्लोगन बन जाता है। बोनी चोई से कहता है कभी तुमने मुझे तुम्हारी कंपनी में काम देने की बात कही थी, आज मैं तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब ऑफर करता हूँ। चोई कहता है नहीं, मैं हांगकांग जा रहा हूँ, मुझे सोल्किन के खिलाफ कुछ सबूत हाथ लगे हैं। पिछली बार गुग्बो को मैंने तोड़ा था, इस बार सोल्किन को तोड़ूंगा। गॉर्डन ने डोजो को जॉब से निकाला है, उसके पास सोल्किन के सब सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है। तुमने ठीक कहा था, एडवांस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जैसी कोई बात नहीं होती, वो सिर्फ गद्दारी होती है। अब मैं एक गद्दार से दूसरे गद्दार को एक्सपोज कराऊंगा। दोनों एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं। जाते हुए चोई से बोनी कहता है लाइफ स्मूथ और फ्रेश तरीके से जीना, जो कभी गुग्बो का स्लोगन था। चोई उसे स्माइल करता है क्योंकि वो स्लोगन उसी ने उन्हें दिया था। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों। आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।